है कि ये जो दोनों फिगर हैं, ये मेरा ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। मतलब ये है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली सेम फिगर, बिल्कुल सेम फिगर। मतलब अगर हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो ट्राइंगल में दो तरीके की चीजें होती हैं। देखिए, एक तो होता है एंगल और एक होता है साइड। कि उसके सारे के सारे एंगल भी इक्वल हों और सारी की सारी साइड भी इक्वल हो, तो उसको तो हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज है ये आप लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। अब जो 10th है, 10th में थोड़ा सा अलग क्या है, वो है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी जो है, ये सिमिलैरिटी ये है कि एक आप सोचिए कि एक कोई कार है, अ, मारुति की कोई कार, मारुति वैगन आर, कोई एक मारुति की कार है, मारुति वैगन आर। तो एक तो रियल कार है, एक तो रियल कार है जो रोड पर चलती है, और एक बिल्कुल उसी के जैसा एक छोटा मॉडल है, डमी मॉडल है। ठीक, बिल्कुल छोटा, जैसे खिलौने की वैगन आर बना दी हो। तो हम ये कहेंगे कि क्या वो दोनों कार कॉन्ग्रुएंट हैं? ये कहेंगे नहीं, वो सिमिलर है, वो एक जैसी हैं। मैं ये बोलूं कि मेरा हाथ ये बड़ा है हाथ, है ना, और किसी छोटे बच्चे का हाथ देखेंगे तो वो इतना सा हाथ होगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हाथ तो दोनों के दोनों, मतलब देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं भाई, चार उंगलियां हैं और एक थंब है, देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रख दें तो क्या पूरी तरह से उसको कवर कर लेते हैं? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, पूरी तरह से कवर नहीं करते, एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ, सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से सेम हो ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमें एक्सरसाइज 6.1 करनी है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, और ऑल सर्कल्स आर, फिर मतलब ब्लैंक स्पेस है, और इन्होंने हमको ऑप्शन दिया है कि आप इसमें नोट करें, आप बताएं इसमें कि सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, बताइए। सिमिलर। बताइए। बिल्कुल सही बात है, वो सिमिलर होंगे, सारे के सारे सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि गोल घूमते हैं सारे के सारे सर्कल, तो उनको सिमिलर तो कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तभी कहा जा सकता है जब उनका, मान लीजिए दो सर्कल हैं तो दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम हो। सर्कल में डायमेंशन के नाम पर केवल एक चीज आती है, वो रेडियस। अगर रेडियस सेम होगा तो हम ये बोलेंगे कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर ऐसी जनरल स्टेटमेंट देना है तो हम बोलेंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो हमारे जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर। उसके बाद सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर, बताइए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। सिमिलर, क्योंकि आप ये देखिएगा कि एक स्क्वायर तो ये है जिसकी साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड हो गई 1 सेंटीमीटर। तो मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली सेम है? हम कहेंगे नहीं। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए सिमिलर। स्क्वायर जितने भी होंगे वो होंगे सिमिलर। उसके बाद थर्ड है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो एक चीज याद रखनी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने ना, हम लास्ट ईयर एक चीज करके आए हैं ट्राइंगल्स में, कि जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हमारे एंगल, सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। और जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं
तो सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन हाँ एंगल जो है वो एंगल सारे के सारे जरूर इक्वल होते हैं। तो इन्होंने हमको ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डैश का मतलब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलस को नहीं कह सकते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी हो इक्विलेटरल, चाहे वो छोटा हो इतना सा ट्राइंगल हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा ट्राइंगल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो उनके एंगल तो हमेशा 60 60 60 के ही रहेंगे, साइड कम या ज्यादा हो सकती है। तो साइड बराबर हो या ना हो, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उन उन ट्राइंगल्स को हम बोल देंगे कि वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर आएगा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद फोर्थ है द पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट है देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ में एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल और देयर corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। ठीक, अभी मैं समझाता हूँ, ये आपको फोर्थ वाला पॉइंट समझाता हूँ। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, और सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर्स। अभी बताता हूँ, उससे पहले हम ये कहेंगे यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, two triangles are said to be similar if their corresponding if their corresponding angles are equal and corresponding sides are if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, and corresponding sides are proportional। ठीक, ये होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या ये चीज सिर्फ ट्राइंगल्स पर ही एप्लीकेबल है? हम ये कहेंगे नहीं, ये ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ये दुनिया के हर पॉलीगन पर एप्लीकेबल है। कि अगर कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब वो पेंटागन भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अगर मतलब दो फिगर्स दे रखी हैं और दोनों फिगर्स के अगर एंगल इक्वल हैं और जो साइड्स हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उन दोनों फिगर्स को सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा। अब मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो मुझे जैसे एग्जांपल देना है, तो फर्स्ट वो पूछ रहे हैं सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल दीजिए। सिमिलर फिगर बिल्कुल एक जैसी जो फिगर होती है उनका आप एग्जांपल दीजिए। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 1 ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। इसमें हम क्या करेंगे कि मैंने एबीसी ले लिया, ए
बी सी, ये एंगल ले लीजिए बेटा 30 डिग्री, और ये थोड़ा ज़्यादा ले लो, ये वाला ले लो 70 डिग्री, ये वाला ले लो 30 डिग्री, और ये हो गया 80 डिग्री, है ना। तो ये देख कर लिए जाते हैं एंगल के, एंगल जो लेने हैं उन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब जो साइड ए बी है उसकी लेंथ ले लीजिए 2 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 3 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ 4 सेंटीमीटर। फिर एक दूसरा ट्राइंगल बना लो। ये दूसरा ट्राइंगल बना लो, बड़ा ट्राइंगल है, इसको ले लो आप DEF। ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया F। तो ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 80 डिग्री। तो मतलब एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। साइड देखें आप, देखकर भी आपको समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल जो है उनके एंगल तो भले ही सेम है, लेकिन जो साइड्स हैं वो देखने में भी ट्राइंगल बड़ा लग रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये 2 सेंटीमीटर है, इसको आप बोल दो 4 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, इसको बोल दीजिए 6 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर है, इसको बोल दीजिए 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने बोला कि एंगल्स तो इक्वल हो जाएं और साइड्स अनइक्वल रहेंगे। मान लिया साइड्स अनइक्वल रहेंगी, लेकिन उनमें भी ना कोई रिलेशन होना चाहिए, साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये बोलेंगे, एग्जांपल देना है ना सिमिलर फिगर का, तो हम ये बोलेंगे क्लियरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर तीसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे ए बी, पहला दूसरा अल्फाबेट ए बी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट डी ई, तो ए बी कितना है 2 और डी ई कितना है 4। तो ए बी अपॉन डी ई कितना हो गया 2/4, यानी कि 1/2, 2 1 2, 2 2 4। फिर दूसरा देखिए, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है बी सी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ, बी सी कितना है 3 और ई एफ कितना है 6। 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया 1/2। फिर ए सी कितना है 4 और डी एफ कितना है 8। 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो गया 1/2। तो हम ये कहेंगे कि corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि उनका जो रेशो है वो इक्वल है। तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका जो रेशो है वो इक्वल है। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जब रेशो इक्वल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर ऐसे में ये बोला जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। याद करिए, आपको कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन याद होगा। कॉन्ग्रुएंसी वाले साइन में हम इक्वल लगाते थे, इक्वल साइन, और उसके ऊपर ऐसे लगा देते थे ये। तो ये होता था कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए केवल ये साइन बनाते हैं बस। ये जो ऊपर वाला साइन है ना, केवल ये साइन बनाते हैं। समझ गए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है।
चलिए जी, ये करने के बाद तो ये एक एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर का। इसको इतना इलेबोरेटिवली, इतना डिटेल में आपको क्यों बताया है? क्योंकि अभी तक हम जानते ही नहीं थे कि सिमिलर होता क्या है। तो सिमिलर में जो साइड्स हैं, साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सबका रेशो सेम होना चाहिए। जैसे 2/4 क्या हो गया, 1/2। 3/6 क्या हो गया, 1/2। 4/8 क्या हो गया, 1/2। तो एक तो रेशो सबका इक्वल होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जो एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि अब आपको इसमें क्या करना है कि एक एग्जांपल तो मैंने ये दे दिया, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2, इसमें हम ये बोलेंगे कि स्क्वायर एबीसीडी एंड स्क्वायर पीक्यूआरएस। तो स्क्वायर एबीसीडी, ए बी सी डी, एक तो ये स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड ले ली बेटा मैंने 2 सेंटीमीटर। और एक स्क्वायर ले लिया हमने पी क्यू आर एस, इसकी साइड हमने ले ली 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक की तो हमने साइड ले ली 2 सेंटीमीटर, दूसरे की साइड ले ली हमने 8 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सारे एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री। तो ये वाला जो स्क्वायर है, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री। वही स्क्वायर के तो सारे एंगल 90 डिग्री ही होंगे ना। ये हो गया। तो हम बोलेंगे क्लियरली ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल्स इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल कैसे? देखिए 2 4 8, तो 2/8 अगर करेंगे तो 4। दूसरी साइड जो है वो भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी दूसरी साइड भी 8 सेंटीमीटर, तो 2/8 अगेन 1/4। फिर 2/8 1/4, तो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल आएंगी और एंगल सारे इक्वल होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ऐसे ही बता दीजिए। दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उन्होंने उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम नहीं दिया कि वो रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है, नहीं दिया। हम खुद अंदाजा लगाएंगे। तो बेटा एक तो दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इनकी सबकी साइड इक्वल है 1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर, सब इक्वल है। उसके बाद दूसरा है स्क्वायर एबीसीडी। तो ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखिए कि जितनी भी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। ये 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 2 जा 3, ये भी 1.5, ये भी 3, 1.5 2 जा 3, 1.5 2 जा 3। तो जो रेशो है, वो रेशो तो सबका सेम आ रहा है, 1/2 आ जाएगा सबका रेशो, लेकिन एंगल जो है वो एंगल सेम नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है। हम यहाँ कहेंगे हियर
corresponding here corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional, but corresponding angles are not equal. So ABCD is not similar to PQRS. आपने ये सिमिलैरिटी साइन बनाकर उसको काट दिया ऐसे कि ABCD is not similar to PQRS. बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी का आइडिया लग गया होगा कि सिमिलैरिटी में हमको यस देखना। सर। हाँ जी, ठीक है। यहाँ से सिमिलैरिटी का हमको ये आइडिया लग गया है कि सिमिलैरिटी में जो एंगल्स हैं, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ तो हमको आइडिया लग गया है। फिर ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। आप आ जाइए पेज नंबर 124 पर। इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। किसी भी स्कूल का कोई भी एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कम से कम 50 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में भी कि थेल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन थेल्स थ्योरम का डायरेक्ट प्रूफ पूछा जाता है कि इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो वो देखते हैं। ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, सबने नोट कर लिया बेटा इतना? बताइए। Yes, sir. ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है, बल्कि पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो। इसकी स्टेटमेंट लिखें, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, other two sides in distinct points
comma, the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, ये जरा आप बस नोट करके रखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ पानी पीकर, अभी करवाता हूँ। अब देखिएगा, इसमें आवाज आ रही है सभी को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिएगा कि अब इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मान लीजिए, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। और यहाँ पर हमने क्या करा कि ये पॉइंट हो गया डी और ये हो गया ई। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमने ये कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो कि कोई भी दो साइड्स को कोई भी दो साइड्स जो हैं उन दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में काटती है, एक को डी को यहाँ पर और ई को यहाँ पर। तो हम ये कहते हैं कि ये जो पैरेलल साइड है ना, ये इन दोनों साइड्स को जिनको इसने काटा है उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मतलब ये होगा कि थ्योरम मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन ये जो AD है और ये जो DB है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल होगा तो इफ DE इज पैरेलल टू BC तब ये होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब आगे देखते हैं इसमें इसको प्रूव किस तरीके से करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है तो इसी में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या कि एक तो डी को सी से ज्वाइन कर दो ऐसे, और दूसरा बी को ई से ज्वाइन कर दो ऐसे। डी को सी से ज्वाइन करना है और बी को ई से ज्वाइन करना है, तो ये दूसरा, ये जो डी है इस डी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और ई से इस पूरी लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे। इस पॉइंट को बोल दीजिए एम और इस पॉइंट को बोल दीजिए एन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे फर्स्ट, पहला पॉइंट कि जॉइन सी डी एंड जॉइन बीई। जॉइन सी डी एंड जॉइन बीई।
जॉइन सी डी एंड जॉइन बीई। एक तो ये काम करना है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डीएम फ्रॉम डी ऑन एसी। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डीएम फ्रॉम फ्रॉम डी ऑन एसी and another perpendicular en from E on AB, from E on AB E on AB, ये हो गया। उसके बाद अब समझने वाली चीज है, देखिएगा। मैं सबसे पहले यहां पर निकालूंगा ये जो ट्रायंगल है ना ए ई डी। मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं ए ई डी की बात कर रहा हूं तो बेटा ए ई डी में हमारा बेस तो हो गया ए डी, और जो हाइट है वो हो गई ई एन। तो हाफ ई एन इंटू ए डी बोल दूं, हाफ ई एन मल्टीप्लाइड बाई ए डी। बताइए ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. है? अच्छा, ये तो ट्राइंगल डी का एरिया हुआ। दूसरा ए ई डी का एरिया हो गया। दूसरा मैं निकालूंगा ट्राइंगल डी ई बी का एरिया। डी या ई डी बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी। तो ई डी बी में हम बेस तो बोलेंगे, बेस तो हो गया डी बी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट चाहे तो डीबी पर, मतलब ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। तो ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। डीबी प्रोड्यूस्ड पर तो हो रहा है ना, तो यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ डीबी इंटू ई एन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाफ डीबी इंटू ई एन, ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? आदित्य, अक्षत, गरिमा, इंदर, इशिता, समझ गए कि नहीं? समझा दीजिए। दोबारा बताता हूँ, ठीक है, दोबारा बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पर ये है कि मैंने पहले तो निकाला ट्राइंगल ए ई डी का एरिया। तो ए ई डी के एरिया के लिए मैंने बेस तो मान लिया ए डी को। तो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट क्या होगा, ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो हाफ ए डी इंटू ई एन, हाफ ए डी इंटू ई एन, बेस इंटू हाइट हो गया। समझ गए? Yes, sir. सर ठीक है अक्षर। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा देखना। अब मैं ई डी बी का एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी। तो इसमें मैंने क्या करा कि मैं ना इसमें बी डी को, ये जो डी बी है, मैं इसको बेस मानकर चल रहा हूँ। तो जब इसको बेस मानूंगा तो ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा डीबी पर। अब ई थोड़ा बाहर की तरफ है तो उससे डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पा रहा, लेकिन डीबी प्रोड्यूस्ड पर तो हो पा रहा है। तो ये जो ई एन है इसी को हाइट मान लिया जाएगा, चाहे वो डीबी पर ड्रॉप हो चाहे डीबी प्रोड्यूस्ड पर ड्रॉप ड्रॉप हो। तो हाफ बेस हो गया डीबी और हाइट कितना हो गया ई एन। तो हाफ डीबी इंटू ई एन। समझ गए? Yes, sir. यस सर। बताइए अक्षर, क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद मैं फिर से इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन, या सीधा इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड दीज टू, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस को आप डिवाइड करिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी ट्राइंगल का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी,
ये क्या हो जाएगा, AED क्या हो गया, हाफ EN इंटू AD, और अपॉन में EDB क्या हो गया, हाफ DB इंटू EN। बेटा EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये मेरे पास आ गया AD अपॉन DB, ये आ गया AD अपॉन DB। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नाउ नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, फिर से AED जो ट्राइंगल है, फिर से इसका एरिया निकालिए। ठीक है, अब दूसरे तरीके से निकालूंगा। जब मैंने AED का एरिया निकाला था तो मैंने बेस माना था AD को, AED का एरिया निकाल रहे हैं दोबारा से, तो अब आप बेस मान लीजिए AE को। तो जब आप AE को बेस मानेंगे तो फिर D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब मेरा बेस हो गया AE और परपेंडिकुलर हो गया DM। तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैंने पहले निकाला था AED का एरिया, तो इसमें मैंने बेस माना था AD को, तो परपेंडिकुलर EN हो गया था। अब फिर से मैं AED का एरिया फिर से निकाल रहा हूँ, तो अब मैंने बेस माना है AE को, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा DM। बताइए समझ गए कि नहीं। yes sir, ठीक है, तो ठीक है बेटा, फिर मैं अब बेस मान रहा हूँ AE को, तो हाफ बेस कितना है AE इंटू परपेंडिकुलर कितना है DM, तो हाफ AE इंटू DM, हाफ AE इंटू DM। अब जैसे मैंने यहाँ EDB का एरिया निकाला था, अब मैं निकालूंगा DEC का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब मैं बेस मान लूंगा EC को, तो D से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे EC पर, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन D से EC प्रोड्यूस्ड पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रखा है ना DM। तो मैं बोल दूंगा हाफ EC इंटू परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि हाइट क्या है DM, हाफ EC इंटू DM। ये करेंगे तो DEC का एरिया निकल जाएगा, हाफ EC इंटू DM, ये हो गया। अब आप दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड these two equations। इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करें तो एरिया, एरिया को शॉर्ट में AR लिखा जा सकता है, और ऑफ बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं AR और ब्रैकेट में ट्राइंगल AED। इसका मतलब ही ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AED का एरिया अब क्या निकाला, AE इंटू DM, अपॉन DEC का एरिया हाफ EC इंटू DM। यहाँ पर बेटा DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये क्या आ गया, AE अपॉन EC के बराबर आ गया। ये आ गया AE अपॉन EC के बराबर। ये करने के बाद में इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, शॉर्ट में लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। कौन कौन सा, EDB का एरिया और DEC का एरिया इक्वल होगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। ठीक है, रीजन में लिखेंगे बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस DE
and between, because they are on the same base DE, and between the same parallels, and between the same parallels BE एंड BC। बताइए जी, ये समझ में आ गया? एक रूल देखा था हमने कि जब ट्राइंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये जो DE है और ये जो BC है, हम ये कहेंगे कि EDB ये ट्राइंगल, और ये वाला आपका DEC ये ट्राइंगल, इन दोनों में कॉमन क्या है? DE, दे आर ऑन द सेम बेस DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये दोनों ही इस पैरेलल और इस पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। बताइए, समझ गए? तो इनका एरिया एरिया जो है वो इक्वल हो गया। Yes, sir. ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो जब दोनों का एरिया इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। कौन सी वैल्यू के? एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो एरिया इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन EDB की जगह आपने लिख दिया DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्योंकि EDB और DEC इक्वल है, इज इक्वल टू AD अपॉन DB। तो बेटा अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। तो इक्वेशन 1 में क्या है? AED अपॉन DEC। इक्वेशन 2 में भी क्या है? AED अपॉन DEC। तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे कि इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इक्वेशन 1 की? AD अपॉन DB। इक्वेशन 2 क्या आ गया? AE अपॉन EC। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। इसी को हम बोल देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल दो इसको, या थेल्स थ्योरम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो वो दोनों तरफ की जो साइड्स हैं उनको बराबर रेशो में डिवाइड करती है। मतलब AD, ये पहला वाला टुकड़ा AD अपॉन दूसरा वाला टुकड़ा DB। AD अपॉन DB इज इक्वल टू इस साइड के दोनों पार्ट्स AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, इसी पर बेस्ड आगे हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 है, 6.2 के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है। ये करवाता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ठीक है। Thank you, sir. Thank ठीक you, है sir. जी। ओके। ओके।